Hello dear student, in the course of heat and mass transfer second, now we will start the last topic, that is introduction to the mass transfer. So the first important question is that when mass transfer does occurs. So when a system contains one or more components whose concentration vary from point to point, there is a natural tendency for mass to be transported or diffused, minimizing the concentrations difference within them. तो इट मीन्स क्या है कि जब भी कभी कोई सिस्टम है जिसमें कोई एक कंपोनेंट है या एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन होगा तो वहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी है कि वो जो कंपोनेंट है वो अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जैसे आपका हीट ट्रांसफर में क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और हीट ट्रांसफर में भी यही होगा कि अगर कोई भी बॉडी है वो हाई टेम्परेचर पे है तो वो ऑब्वियसली हीट लूज करेगा, लेकिन वो क्या उसकी टेंडेंसी होगा कि वो इक्विलिब्रियम में उसकी सराउंडिंग के साथ या जो भी है उसके कांटेक्ट में जो दूसरी बॉडी है या फिर सराउंडिंग है तो उसके कांटेक्ट में उसके साथ इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगा। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज होगा कि ये मास ट्रांसफर होगा ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, लेकिन उसकी टेंडेंसी होगी कि वो जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करे, ठीक है। सो द मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफर कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग एन एनालॉजी टू द हीट ट्रांसफर एज द फॉलोइंग, ठीक है। तो मास ट्रांसफर को हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं विद द एनालॉजी टू द हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो फर्स्ट is the heat is transferred towards the lower temperature, decreasing temperature gradients. Similarly, mass is transferred towards the lower concentrations, so decreasing concentration gradient. तो सिमिलरली जैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका हीट टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो सिमिलरली मास ट्रांसफर भी डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के डायरेक्शन में होगा। सो हीट ट्रांसफर सीजेस व्हेन देयर इज अ नो लॉन्गर टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपका मास ट्रांसफर जो है सॉरी हीट ट्रांसफर जो है वो भी आपका सीज हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा जब अगर आपका कोई फर्दर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा। तो सिमिलरली मास ट्रांसफर में भी यही रहेगा कि मास ट्रांसफर सीजेस व्हेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इज रिड्यूस टू जीरो। तो जब अगर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स नहीं रहेगा तो वहाँ पे फर्दर फिर आपका मास ट्रांसफर भी नहीं रहेगा। एंड द रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग पोटेंशियल एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ड्राइविंग पोटेंशियल है वो दोनों में डिफरेंट रहेगा, मास ट्रांसफर में अलग रहेगा और हीट ट्रांसफर में रहेगा। सो दैट पोर्शन वी विल सी लेटर ऑन, बट हीट और मास ट्रांसफर ड्राइविंग पोटेंशियल और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप मास ट्रांसफर की बात करें तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना कि जो हमने फर्दर कन्वेक्शन के केस में देखा था तो वहाँ पे भी आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा था, तो उस केस में भी हम कह सकते थे कि वहाँ पे मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो और यहाँ पे हम मास ट्रांसफर की बात कर रहे हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस ग्रेडियंट्स हैं, तो वो कैसे डिफरेंट है। तो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द मास ट्रांसफर एंड द बल्क फ्लूइड मोशन, दैट इज फ्लूइड फ्लो। So the fluid flow occurs on a microscopic level as fluid is transported from one location to another. तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड फ्लो का मतलब क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन मास ट्रांसफर में क्या है कि मास ट्रांसफर रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ टू रीजन्स एट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस। तो मास ट्रांसफर तभी होगा जब उनके बीच में जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है किसी दो रीजन के बीच में वो डिफरेंट रहेगा। अगर केमिकल कंपोजिशन सेम है तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ आपका फ्लूइड फ्लो कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लेकिन उसमें मास ट्रांसफर नहीं रहेगा। मास ट्रांसफर के लिए केमिकल कंपोजिशंस का डिफरेंट होना जरूरी है, ठीक है। मास ट्रांसफर रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ केमिकल स्पीसीज from a higher concentration region towards a lower concentration one related to other chemical species present in the medium, ठीक है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि एक मीडियम में दो केमिकल स्पीसीज हो, तो किस कोई एक केमिकल स्पीसीज है वो आपका हायर केमिकल हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से उसके लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की तरफ मूव करेगा,
ठीक है। और हो सकता है कि दूसरी जो स्पीशीज है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करे, क्योंकि उसका हो सकता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स किसी साइड ज़्यादा हो, दूसरी साइड कम हो, ठीक है। एंड द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर फ्लूइड फ्लो इज द प्रेशर डिफरेंस। एज वी नो, हम जानते हैं कि भाई जो फ्लूइड का फ्लो कब होगा, जब आपका प्रेशर डिफरेंस होगा। वेयर एज मास ट्रांसफर इट इज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। और मास ट्रांसफर में जो आपका मास ट्रांसफर होगा वो ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा, ठीक है। सो ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मास ट्रांसफर। तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस से है कि रेफ्रिजरेशन by the evaporation of liquid ammonia in the atmosphere of H2 in the electrolux refrigeration system। तो ये हमने देखा है कि जब ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसमें आपका आता है कि इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी होता है, जिसमें आपके थ्री जो है फ्लूइड्स होते हैं, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर। तो उसमें आपने देखा कि जो अमोनिया है वो आपका इवेपरेट होता है किसमें, हाइड्रोजन में, और आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिलता है। सिमिलरली जो आपका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर इन कूलिंग वाटर, तो कूलिंग टावर, तो कूलिंग टावर का मैंने आपको बता दिया था जब हीट एक्सचेंजर स्टार्ट किया था। तो कूलिंग टावर में क्या हो रहा है कि आपका जो वाटर है जो कि आपका स्टीम कंडेंसर से आ रहा है, उसको कूल करने के लिए हम उसको कूलिंग टावर में भेजते हैं। तो कूलिंग टावर में क्या होता है कि वाटर का स्प्रे होता है और उसके थ्रू एयर को जो है पास किया जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो इवेपरेट हो रहा है। तो वाटर का इवेपरेशन की वजह से क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट करके और एयर के साथ जा रहा है। तो और एयर की ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज हो रहा है। तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर इन द कूलिंग टावर, तो वहाँ पे भी आप मास ट्रांसफर देख सकते हैं। एंड द इवेपरेशन ऑफ पेट्रोल इन द कार्बोरेटर ऑफ एन आइस इंजन। तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कार्बोरेटर में, तो वहाँ पे भी आपका जो पेट्रोल है वो इवेपरेट होने लग जाता है, ठीक है। और आपका न्यूट्रॉन्स डिफ्यूजन्स विद इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो अगर आपने किसी ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्टडी किया तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। सिमिलरली ये चीज़ आपने जरूर देखा होगा कि एस्टिमेशन ऑफ द डेप्थ टू विच द कार्बन विल पेनिट्रेट इन द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कार्बोराइजिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल भी है मास ट्रांसफर का कि आपका सॉलिड टू सॉलिड कैसे मास ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको जो आयरन में कार्बन का आपका डिफ्यूजन करते हैं, तो जिसको आप कार्बोनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है, उसकी हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए। तो वो चीज़ आपका एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस से। और अगर डेली लाइफ की मैं बात करूँ तो डिजोल्यूशन ऑफ द शुगर एडेड टू ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं आराम से डेली लाइफ में। और द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय द डिस्टिलेशन एंड द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। And the third one is the transfer of water vapor into dry air, drying and evaporations। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जहाँ पे भी इवापोरेशन होगा वहाँ पे वाटर वेपर जो है वो एयर में ट्रांसफर होगा। वो ड्राई भी हो सकता है, आपको किसी वुड को ड्राई कर रहे हो तो वहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, उसका मॉइस्चर जो है वो एयर में जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ वन है डिफ्यूजन ऑफ द स्मोक थ्रू टाल चिमनी इनटू द एनवायरनमेंट। तो वो चीज़ भी वही हो रहा है कि आपका जो स्मोक है वो डिफ्यूज हो रहा है एनवायरनमेंट में किसी चिमनी के थ्रू। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोल्ट जिस साइड आपका सोल्ट का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे आपका वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपका सोल्ट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो है इनका मिक्सिंग हो जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए मीडियम, द नेचर टेंड्स टू equalize things by force of flow from the high to low concentration regions। और जैसे आपका वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और फिर एयर के साथ मिक्स हो रहा है। जैसे आपका आपका ड्राई आइस है तो उसमें से CO2 रिलीज होकर वो एयर में मिक्स हो रहा है। तो ये तो आपका लिक्विड टू गैस हो गया, ये फिर आपका सॉलिड टू गैस प्रोसेस हो गया। और आपका शुगर और जो है कॉफ़ी में जो मैंने फर्स्ट डेली लाइफ का एग्जांपल दिया था कि आपका शुगर जो है वो डिजोल्व हो रहा है कॉफ़ी में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड टू लिक्विड और आपका कार्बन और आयरन के बीच में डिफ्यूजन जो हो रहा है वो दैट इज सॉलिड टू सॉलिड। तो ये कुछ एग्जांपल है मास ट्रांसफर दैट इन्वॉल्व्स इन द लिक्विड और ए सॉलिड। अब आता है आपका मास ट्रांसफर का मोड। जैसे आपका हीट ट्रांसफर का मोड था कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर थ्री टाइप से, ऐसे सिमिलरली मास ट्रांसफर के मोड भी थ्री टाइप से, ठीक है। तो फर्स्ट मोड है दैट इज मास ट्रांसफर
by the diffusion, mass transfer by the convection or mass transfer by the phase change. तो जो फर्स्ट टाइप्स है दैट इज मास ट्रांसफर बाय द डिफ्यूजन, तो ये टू टाइप से हो सकता है, मोलिकुलर और एडी डिफ्यूजन। ठीक है, मोलिकुलर डिफ्यूजन में क्या है कि आपका सपोज जैसे मैंने एक कप ऑफ वाटर लिया और उसमें कुछ मैंने इंक जो है वो डाल दिया, तो आप देखोगे कि धीरे 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 इंक जो उस वाटर में जो डिजोल्व हो जाएगा। इनिशियली एक थोड़े से पोर्शन में इंक डिजोल्व होगा आपको दिखेगा, लेटर ऑन देखोगे तो आपको पूरा जो ब्लू इंक सपोज मैंने डाला तो पूरे जो वाटर है कप में उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है मोलिकुलर डिफ्यूजन्स, क्योंकि इसमें कोई अलग से हम फोर्स नहीं लगा रहे और ये जो बेसिकली हो रहा है वो स्टेशनरी फ्लूइड में हो रहा है। तो जैसे हम एयर का एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल as a result of diffusion from a region of higher concentration to a region of low concentration in a system or a mixture of liquids or gases is called molecular diffusion. It occurs when a substance diffuses through a layer of stagnant fluid and may be due to द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो मास ट्रांसफर के ड्राइविंग फोर्स कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है और प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से भी हो सकता है। बट मेनली हम फोकस करेंगे मास ट्रांसफर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ठीक है, बट ड्राइविंग फोर्स ये सब भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन गैसियस मिक्सचर the molecular diffusions occurs due to the random motion of the molecules. तो कोई गैसेस मिक्सचर है तो उसमें आपका मोलिकुलर डिफ्यूजन क्यों कैसे होगा, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रैंडम मोशंस की वजह से यहाँ पे मोलिकुलर जो है डिफ्यूजन होगा। और अब एडी डिफ्यूजन में क्या होता है कि when one of the diffusing fluid is in the turbulent motion, the eddy diffusion take place. ठीक है, तो अगर आपका कोई भी एक जो डिफ्यूजिंग फ्लूइड है वो टर्बुलेंट मोशन में है तो वहाँ पे एडी डिफ्यूजन होगा। तो मास ट्रांसफर इज मोर रैपिड बाय द एडी डिफ्यूजन देन द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो ये हमने देखा था कि सिंस अगर मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर की बात भी करें तो जहाँ पे टर्बुलेंस था वहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रांसफर था, तो सिमिलरली यहाँ पे मास ट्रांसफर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है। An example of the adding diffusion process is dispersion of the smokes from a smokestack. ठीक है, तो आप इसमें इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। तो turbulence occurs turbulence causes mixing and the transfer of smoke to the ambient air. नेक्स्ट जो है मोड ऑफ मास ट्रांसफर दैट इज मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन। तो मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स द मास ट्रांसफर बिटवीन ए मूविंग फ्लूइड एंड ए सरफेस or between two relatively immiscible moving fluids. So the convection mass transfer depends on the transport properties and on the dynamics, whether it is a laminar and turbulent characteristics of the flowing fluid. For example, the evaporation of the ether मास ट्रांसफर के थ्रू हो जाएगा, जैसे सिंपली आप हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन था ऐसे ही मास ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन हो जाएगा। एंड देन थर्ड वन इज द मास ट्रांसफर बाय द चेंज ऑफ फेज। जैसे हमने सिमिलरली हीट ट्रांसफर में पढ़ा था कि वैसे आपका मास ट्रांसफर थ्रू चेंज ऑफ फेज रहेगा। तो मास ट्रांसफर occurs whenever a change from one phase to another to takes place। तो जहाँ पे भी आपका फेज चेंज हो रहा है तो वहाँ पे मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मास ट्रांसफर इन सच ए केस occurs due to simultaneous action of convection and diffusion। ठीक है ना, तो इसमें दोनों ही चीज होगा, इसमें डिफ्यूजन भी हो रहा है और कन्वेक्शन भी हो रहा है। And some examples are hot gases escaping from the chimney rise by the convection and then diffuse into the air above the chimney। ठीक है, तो हॉट गैसेस जो है वो चिमनी से बाहर निकल रही है ड्यू टू द कन्वेक्शंस, बिकॉज लाइटर जो गैसेस हैं हॉट गैसेस हैं वो ड्यू टू द बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी और जो देन वो आपका डिफ्यूज हो रहा है एनवायरनमेंट में। ठीक है, ड्यू टू द डिफ्यूजन मास डिफ्यूजन। और नेक्स्ट जो है इसका द मिक्सिंग ऑफ वाटर वेपर with the air during the evaporation of the water from the lake surface, partially by the convection and partly by the diffusion, and boiling of water in the open air.
So there is first transfer of mass from liquid to vapor state, and then vapor mass from the liquid interface transferred to the open air by the convection as well as diffusion. तो बॉइलिंग में ये प्रोसेस हो रहा है आपका। तो आपका जो फर्स्ट है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, और जो वेपर है आपका लिक्विड सरफेस पे वो ओपन एयर में ट्रांसफर हो रहा है बाय द कन्वेक्शन एज वेल एज डिफ्यूजन। तो अब यहाँ पे आता है मोर इम्पोर्टेंट कि कंसंट्रेशन में आपको कैसे है, मास कंसंट्रेशन क्या होता है, आपका मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आगे आपका फर्दर स्टडी में काम आने वाली है इन द मास ट्रांसफर। तो फर्स्ट वन इज मास कंसंट्रेशन, और उसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो मास डेंसिटी or mass concentrations rho A of a species A in a multi-component mixture is defined as the mass of A per unit volume of mixture, and it is expressed by kg per meter cube unit. तो मास कंसंट्रेशन और मास डेंसिटी सिंपल आपका नॉर्मल जो डेंसिटी होता है वही है, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। तो इसमें यही रहता है कि आपका कोई भी एक आपका मिक्सचर है, ठीक है, बाइनरी मिक्सचर है या मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर है, इसमें सपोज आपके दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी। तो मास डेंसिटी ऑफ ए क्या रहेगा, मास डेंसिटी ऑफ रहेगा मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर तो सेम ही रहना है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू द रो ए, तो मास डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ए। सिमिलरली अगर मैं स्पीसीज 2 की बात करूं तो वो हो जाएगा बी की, तो रो बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय द वी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहना है, ठीक है। तो जो रो ए है आपका रो ए दैट विल बी इक्वल्स टू m dot m a mass of component A divided by the वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आपका मास डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहना। लाइकवाइज मोलर कंसंट्रेशन जो मोलर डेंसिटी है, अब मोलर डेंसिटी में क्या होता है कि मोलर कंसंट्रेशन Ca, उसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन को ऑफ स्पीसीज A इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज A पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, and it is expressed as a kg mole per मीटर क्यूब यूनिट्स, ठीक है। तो का Ca जो है वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज ए डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। लाइकवाइज हम यहाँ पे मोलर डेंसिटी और मास डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो रिलेशन क्या होता है मास कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन और मास डेंसिटी और मोलर डेंसिटी में, तो मोलर डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू द मास डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए। तो अगर मुझे सपोज मोलर मास डेंसिटी दे रखा है सब कंपोनेंट ए का, और उसका मोलिकुलर वेट मेरे पास है, तो मैं उससे उसकी मोलर डेंसिटी या मोलर कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मास डेंसिटी सिंपली आपका जो डेंसिटी होता है वो, ठीक है। और मोलर डेंसिटी में क्या है कि जो आपका मास है उसकी जगह केजी मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो पर यूनिट में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने हैं मोल्स। फिर आता है आपका मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या है, मास फ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि आपका मोलर डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ए डिवाइडेड बाय द टोटल डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो ए है ये तो आपका था पर्टिकुलर स्पीसीज का, ए स्पीसीज का, और जो रो है वो आपका टोटल जो आपका मिक्सचर है उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो उस इन दोनों के रेशियोज को बोलोगे आप मास फ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज एम ए। सिमिलरली आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, तो मोल फ्रैक्शन भी इस तरीके से है कि आपका मोलर डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ए टू द मोलर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। तो इन ए बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बाय द डेफिनेशन फॉलोइंग सबमिशंस रूल्स होल्ड गुड। तो जो आपका डेंसिटी है
species A plus density of species B will be equals to density of mixture. Similarly, molar density of species A plus molar density of species B will be equals to the molar density of mixture. Similarly, mass fraction of A plus mass fraction of B will be equals to 1, and the mole fraction of A and mole fraction of B will be equals to the A. तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि कोई ज़्यादा है नहीं, टफ नहीं है, आपने ऑलरेडी ये स्टडी किया होगा। उसके बाद है कि कंसंट्रेशन इन गैस फेज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हमें पता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा था कि अगर आपका कोई मिक्सचर है जिसमें दो गैसेस हैं तो उनका टोटल प्रेशर कितना रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ए ऑफ कंपोनेंट ए एंड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। सो दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अगर किसी गैस में दो कंपोनेंट है तो दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है उनका समीशन होगा टोटल प्रेशर। तो परफेक्ट गैस के लिए हमें पता है कि सपोज हम कंपोनेंट ए के लिए ले रहे हैं तो परफेक्ट गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ पे आर जो है उसको रिप्लेस किया हुआ है जी से, तो अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बार बार आएगा। तो यहाँ पे जो जी है दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो जी जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर की जगह मैंने यहाँ पे जी लिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पीवी इक्वल्स टू एनजीटी, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर गैस एक कंपोनेंट जो बाइनरी मिक्सचर था उसमें से एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इनटू वी। अब कोई मिक्सचर है तो मिक्सचर में चाहे वो ए है या बी है, ठीक है। सपोज जैसे ये ए कंपोनेंट है और ये सपोज सॉरी ये तो सारा ही कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर इसमें कोई सपोज मैंने यहाँ पे डॉट्स कर दिए तो ये आपका बी है, एक बी ए जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट है और जो बी कंपोनेंट है वो ओपन होल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है वो आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो अब कंपोनेंट चाहे वो ए हो या बी हो उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है। और ये इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हो गए, ठीक है। और जो आपका आर है दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो ये जो आपका मिक्सचर है ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे और इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहना है। टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है वो दोनों का फिक्स रहेगा, ठीक है, चाहे वो आप बी कंपोनेंट के लिए लो या आपका ए कंपोनेंट के लिए। तो सिंस हमें पता है कि जो आपका मोलर डेंसिटी है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, तो अब इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि एन ए अपॉन वी, तो मैंने वी को इसके नीचे लेके आए तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन जी टी, तो पी ए अपॉन जी टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट ए के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपका मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो कंपोनेंट ए का मोलर डेंसिटी अपॉन मिक्सचर का मोलर डेंसिटी, तो मिक्सचर के लिए मोलर डेंसिटी के लिए टोटल प्रेशर पी हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर तो सेम था ही दोनों के लिए। तो यहाँ से जो आपका मोल फ्रैक्शन है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इस तरीके से लिख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, समटाइम आपका इस तरीके से भी ये रिप्रेजेंट होता है। और सिंस हमें पता है कि जो टोटल मोलर डेंसिटी है वो रहेगी मोलर डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोलर डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हो तो ये हो जाएगा टोटल पी अपॉन जी टी, और जी का मैंने आपको बता दिया, जी इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो कितना है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पे आता है वेलोसिटी। सो द बल्क वेलोसिटी ऑफ द मिक्सचर in which different component may have different mobilities is compounded either on mass average or molar average basis। तो आपको मिक्सचर की बल्क वेलोसिटी क्या है, क्योंकि आप उसमें डिफरेंट कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का कुछ वेलोसिटी होगा, दूसरे के कंपोनेंट का वेलोसिटी कुछ होगा, तो बल्क वेलोसिटी क्या रहेगा मिक्सचर का, वो
हमने टू टाइप से दिखाया है इसको, मास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और आपका मोलर एवरेज बेसिस पे, ठीक है। तो ए fluid mixture of two component A and B, if UA and UB are the mean velocities of components respectively, then the mass average velocity U mass is defined as mass average velocity रहेगा rho A, that is mass density of component A into uh, the mean velocity of component A plus mass density of component B into mean velocity of component B divided by the uh, mass density of A upon mass density of B, that is total density of mixture. तो सिंस हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पता है कि जो आपका रो ए अपॉन रो है, इसको मैं यहाँ पे एम ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड सिमिलरली रो बी अपॉन रो, इसको मैं एम बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया आपका मास एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली आप मोलर एवरेज वेलोसिटी भी भी डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज द mean velocity of component A into the molar density of component A plus mean density of component B plus into molar density of component B divided by the total molar density, ठीक है। और ये चीज आपको पता है कि सी ए अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स ए, सिमिलरली सी बी अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स बी। तो इस तरीके से आप इसको मोलर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मास एवरेज वेलोसिटी एंड मोलर एवरेज वेलोसिटी। अब आता है आपका फिक्स लॉ। फिक्स लॉ बेसिकली मास डिफ्यूजन को डिफाइन करता है कि अगर आपका मास ट्रांसफर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका फिक्स लॉ जो है वो यहाँ पे पिक्चर में आएगा। सिमिलरली जैसे आपका मास हीट ट्रांसफर जो है, जो भी कंडक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे आपका उस केस में फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन जो है वो पिक्चर में आ रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका मास ट्रांसफर बाय द डिफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे फिक्स लॉ जो है वो जो फिक्स लॉ यहाँ पे पिक्चर में आएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मास ट्रांसफर, ए ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द nuclear activities. Consider a chamber in which two different gas species A and B at the same temperature and pressure are initially separated by a partition. The left compartment has a high concentration, that is more molecules per unit volume of gas A, that is denoted by the open circle. तो जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है, इसमें जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट ए हैं वो ज़्यादा हैं, जिनको हमने ओपन सर्किल से दिखाया है। तो ये जो सारे हैं, ये क्या है आपके, ये वाले, ये सारे कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे whereas the right compartment is rich in gas B and that is represented by the dark circle. तो जो राइट कंपार्टमेंट है, इसमें आपके जो डार्क सर्किल है, ठीक है, जो कि आपका कंपोनेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। When the partitions और माइंडेड, ये जो दोनों कंपार्टमेंट हैं ये सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हैं इनिशियली, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम। अब मैंने क्या किया कि when the partition wall is removed, a driving potential come into existence which tends to equalize the concentration difference, ठीक है, and the mass transfer by the diffusion will be in the direction of decreasing concentration and subsequently there will be a net transport of species A to the right and of species B to the left, and after sufficiently long period equilibrium conditions prevails, that is uniform concentration of A and B are achieved
and then the mass diffusion ceases. तो यहाँ पे क्या था कि मैंने यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स इनिशियली लिए थे, ठीक है। दोनों कंपार्टमेंट सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे थे और दोनों कंपार्टमेंट एक पार्टीशंस के थ्रू सेपरेट थे। जो लेफ्ट कंपार्टमेंट था उसमें जो आपका गैस या स्पीशीज ए है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी या उसके जो मोल्स थे, ठीक है, जो पर यूनिट वॉल्यूम्स थे। तो इस केस में स्पीशीज ए के मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हैं। इस वाले जो आपका राइट कंपार्टमेंट है इसमें स्पीशीज बी के नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो अब क्या किया कि जैसे मैंने यहाँ पे पार्टीशंस को हटाया, तो पार्टीशन को हटाया तो यहाँ पे जो स्पीशीज ए है वो इसकी कंसंट्रेशन इस वाले कंपार्टमेंट में लेफ्ट में ज़्यादा है, तो ये लेफ्ट से और राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे ज़्यादा थी, तो ये जैसे जैसे आपका मूव करता जाएगा इसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और ये फिर आके आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे आपका जो स्पीशीज बी है वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और इसकी कंसंट्रेशन भी कम होती चली जाएगी और फिर ये आगे आपका एक आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा और जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो आपका मास ट्रांसफर है वो सीज हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो मास ट्रांसफर बाय द डिफ्यूजन इन ए बाइनरी गैस मिक्सचर, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के मैकेनिज्म ये सिमिलरली है, ये मैकेनिज्म बहुत हद तक सिमिलर है जैसे आपका हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन हो रहा था। तो वहाँ पे अगर जैसे सपोज यहाँ पे हायर टेम्परेचर है तो ये हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक मूव कर रहा है, तो सिमिलरली वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम में आ गया तो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो रुक जाएगा, ऐसे ही आपका मास ट्रांसफर हो रहा है। तो it has been observed through the experiment that the molecular diffusion is governed by the fixed law and which is expressed as uh, m dot A upon A, the mass flow rate of species A upon area A, that is the mass flux of species A, is equals to minus dAB into dCA upon dx. So this dCA upon dx is equals to the concentration gradients. जैसे वो आपका कंडक्शन के केस में जैसे आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट्स था वो से आपका सिमिलर यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स है और DAB is the diffusion coefficient and where the gas A is diffusing into the gas B, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एम ए या मास फ्लो रेट एम डॉट होना चाहिए, इट शुड बी एम डॉट। जैसे सिमिलरली दिखाने का मतलब जरूरी नहीं है जैसे आपका वहाँ पे उस केस में हीट ट्रांसफर में मैंने आपको क्यू से रिप्रेजेंट करे तो क्यू का मतलब होता है वहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट, ना कि हीट ट्रांसफर। तो सिमिलरली यहाँ पे एम का मतलब यहाँ पे हीट मास ट्रांसफर रेट से है, ये मास फ्लो रेट से, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने की अंडरस्टूड है कि एम डॉट है, तो चाहे मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं डॉट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एम डॉट है, ये मास फ्लो रेट है। सिमिलरली जैसे वहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट था तो यहाँ पे मास ट्रांसफर रेट है। तो मास फ्लो रेट ऑफ स्पीशीज ए by the diffusion and its unit is kg per second. Of course, A is the area through which mass is flowing and its unit is meter square. And m dot A upon A, that is mass flux of species A, that is amount of species A that is transferred per unit time per unit area perpendicular to the direction of the mass transfer and its unit is kg per second per meter cube, ठीक है। और अगर इसको मैं मास फ्लक्स की जगह मोलर फ्लक्स में देखूं तो मोलर फ्लक्स में इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मोल पर सेकंड पर मीटर क्यूब, ठीक है। समटाइम हम इसको मोलर फ्लक्स में भी लिखते हैं, तो मास फ्लक्स में लिखा है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको मोलर फ्लक्स में लिखना है, तो मोलर फ्लक्स में इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी केजी मोल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड डी ए बी इज अ डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मास डिफ्यूजिविटी। सिमिलरली जैसे आपका थर्मल कंडक्टिविटी है ऐसे आपका मास डिफ्यूजिविटी ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ स्पीशीज ए एंड बी, ठीक है। एंड सी ए इज द कंसंट्रेशन और molecules per unit volume of species A, or we can say that this is the molar density,
and its unit is kg per meter cube, kg of mole per meter cube, and dCA upon dx, ठीक है, concentration gradient of species A, and this acts as a driving potential, ठीक है। तो ड्राइविंग पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, concentration gradient, ठीक है। एंड नेगेटिव साइंस इंडिकेट्स दैट द डिफ्यूजन takes place in the direction opposite to that of the increasing concentration। तो माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जो आपका जो मास ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है या डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के लिए है या डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के लिए, तो अपोजिट टू द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइंस है। और सिमिलरली आप यहाँ पे डिफ्यूजन रेट ऑफ स्पीसीज बी का लिख सकते हो कि दैट इज m डॉट b अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस dab अपॉन dcb अपॉन dx। It may be noted that the diffusion coefficient d, whether it is a dab or dba in this case, depends upon the temperature, pressure and the nature of the components of the system। तो लाइक जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो DAB डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो भी आपका टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी हम कुछ एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम उसको मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फिक्स लॉ कैसे आपका एनालॉगस है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फॉर नाउ आई थिंक इट इज इनफ। Thank you.